Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी। आइए हम लोग इस टॉपिक का दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। पहले पार्ट में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। जिन्होंने वो वीडियो ना देखा हो, इस पे आई बटन पे क्लिक करके अपना जो है उस वीडियो को जा कर के देख लें, जिससे कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए। मैं आपको कक्षा 12 की बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इसे हिंदी में विविधता एवं संरक्षण कहते हैं। जो मैं पढ़ा रहा हूँ, यदि आप उसको अच्छे से पढ़ें करें तो आपके बोर्ड का पेपर जो भी एग्ज़ाम में आने वाला है वो 90% सॉल्व हो जाएगा। ये मेरी पूरी गारंटी है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे चैप्टर की ओर। जिन्होंने मेरा वो वीडियो ना देखा उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि उसको बिना देखे इस वीडियो को आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें मैंने पहला डेफिनेशन ले रखा है, वो है जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, आइए पहले लाइन पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। लिखा हुआ है, किसी इलाके में पाए जाने वाले जीवों के प्रकार को ही जैव विविधता कहते हैं। यानी जीवों की विभिन्नता यानी कि उसकी किस्म ही जैव विविधता है। अतः जिस जगह पर जितने अधिक तरह के जीव होंगे, उस जगह की उतनी ही अधिक जैव विविधता होगी। धरती पर लगभग 15 लाख प्रकार के जीव पाए जाते हैं। क्या मतलब है इसका, मैं आपको अपनी भाषा में एकदम सिंपल बता देता हूँ। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है किस्म। जिस जगह पर जितने अधिक प्रकार के जीव पाए जाएंगे, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी उतनी ही अधिक होगी। जैसे मैं एग्जांपल दे लेता हूँ आपको। नीचे मान लीजिए 2 खेत हैं। एक खेत में गाजर, मूली, टमाटर लगाया गया है, जबकि दूसरे खेत में गाजर, मूली, टमाटर के साथ साथ आलू, बैगन, गोभी लगाया गया है। तो इन दोनों खेतों की अगर तुलना करें तो एक खेत में 3 ही प्रकार के जीव हैं, जबकि दूसरे खेत 6 प्रकार के जीव हैं। तो जिसमें अधिक किस्म होगी उसकी बायोडाइवर्सिटी अधिक मानी जाएगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं दूसरे टमाटर गोभी वाले खेत की बायोडाइवर्सिटी अधिक है। वहीं अगर हम जानवरों के हिसाब से देख लें तो एक जंगल है जिसमें शेर, हिरन और भालू रहते हैं, जबकि दूसरे जंगल में शेर, हिरन, चीता, लोमड़ी और हाथी रहते हैं। तो जाहिर सी बात है दूसरे वाले जंगल में शेरों की जीवों की जो है किस्म अधिक है, इस वजह से इसकी जैविक विविधता अधिक होगी। आगे चलते हैं दूसरी परिभाषा की ओर। दूसरा परिभाषा मैंने ले रखा है विलुप्त जातियाँ। विलुप्त जातियाँ यानी कि एक्सटिंक्ट स्पीसीज किसे कहते हैं। जो जीव जातियाँ धरती से समाप्त हो चुकी हैं उन्हें विलुप्त जातियाँ कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं डायनासोर, मैमथ हाथी, शहदुल चिड़िया एवं अभी हाल ही में मॉरिशस का डोडो पक्षी विलुप्त हुआ है। डायनासोर के बारे में तो आप जानते ही हैं, बहुत बड़ा जीव हुआ करता था धरती पर, वो धीरे धीरे विलुप्त हो गया। मैमथ हाथी की एक प्रजाति थी जिससे बड़े बड़े सूंड हुआ करते थे, वो ख़त्म हो गई। उसके बाद शहदुल चिड़िया के बारे में कहा जाता था कि ये अपने एक पंजे में 2-2 हाथियों को पकड़कर उड़ सकती थी, इतनी बड़ी चिड़िया थी ये। तो जैसे ऐसे जीव जो कि धरती से विलुप्त हो चुके हैं, उन जीवों को क्या कहते हैं, विलुप्त जातियां कहते हैं। अब तीसरी परिभाषा ले लेते हैं। तीसरा परिभाषा यहाँ पे है दुर्लभ प्रजातियाँ। दुर्लभ प्रजातियाँ किसको कहते हैं, यानी रेयर स्पेसिस। तो जीव जो जातियाँ धरती पर कहीं कहीं इक्का दुक्का ही नजर आती हैं, उन्हें दुर्लभ प्रजातियाँ कहा जाता है। जैसे एनाकोंडा सांप। एनाकोंडा मूवी आपने देखी होगी, जिसमें एनाकोंडा सांप को दिखाया गया है। ये सांप लगभग धरती से अब विलुप्त हो चुका है। इसकी कुछ ही इक्का दुक्का जातियाँ बची हुई हैं, जो कि आपको कुछ ही जंगलों में देखने को मिलेगी। तो चलिए पेज पलटते हैं और कुछ और डेफिनेशन ले लेते हैं हम इस चैप्टर का। यहाँ जैसा विलुप्तता यानी कि को एक्सटिंक्शंस क्या होता है। इसकी डेफिनेशन है कि जब एक जीव के विलुप्त होने से उस पर निर्भर दूसरा जीव भी विलुप्त होने लगे, तब विलुप्त होने वाले इस प्राकृतिक घटना को ही सहविलुप्तता कहते हैं। मतलब समझिएगा, जैसे यदि एक जीव विलुप्त होता है और उसके सहारे जो दूसरा जीव अपने जीवन यापन कर रहा है, अगर वो भी विलुप्त हो जाए तो इस घटना को क्या कहते हैं, सहविलुप्तता कहते हैं। जैसे कि हमारे पेट में का पाया जाने वाला केचुआ, यदि हम किसी वजह से विलुप्त हो जाएं, धरती से गायब हो जाएं, तो हमारे पेट में पाया जाने वाला केचुआ भी अपने आप ही मर जाएगा, यानी वो भी विलुप्त हो जाएगा। तो जब एक जीव विलुप्त हो उसके साथ साथ दूसरा जीव भी विलुप्त हो जाए तो इस घटना को कहते हैं सहविलुप्तता।
अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला लिखा हुआ है कि जंतुओं के विलुप्तीकरण के प्रमुख कारण। कौन कौन से वो कारण है, प्रमुख कारण, जिनसे कि जंतु विलुप्त होते जा रहे हैं। पहले पॉइंट मैंने लिख रखा है गैर कानूनी रूप से वनों की कटाई। गैर कानूनी रूप से वनों की जब कटाई होगी तो उनका प्राकृतिक आवास जीवों का समाप्त होता जाएगा, जिसकी वजह से वो विलुप्ति कगार पे आ जाएंगे। दूसरा पॉइंट मैंने लिख रखा है कि गैर कानूनी रूप से जंतुओं का शिकार करना। यदि गैर कानूनी रूप से जंतुओं का अंधाधुंध शिकार किया जाएगा तो जंतु वैसे भी जंगलों से गायब हो जाएंगे, यानी वो विलुप्त हो जाएंगे। तीसरा है प्राकृतिक अथवा मानवीय कारणों से जंगलों में आग लगना। यदि किसी प्राकृतिक कारण की वजह से या मानवीय कारण की वजह से जंगल में आग लग जाती है तो उसमें ढेर सारी वनस्पतियाँ और ढेर सारे जीव जंतु मारे जाते हैं, तो ये भी प्रमुख कारण है जंतुओं के विलुप्त होने का। चौथा जो सबसे बड़ा कारण है वो अत्यधिक प्रदूषण के कारण जीवों का जीवन काल घटना। जैसे जैसे हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ढेर सारा प्रदूषण करते जा रहे हैं। ये प्रदूषण हमें कम और छोटे छोटे जीवों को अधिक नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे उन्हें में बांझपन आ रहा है, वो अपने बच्चों को अच्छे से जन्म नहीं दे पा रहे हैं और वो उनकी आँखों में वो धुआं लग रहा है, वो अंधे हो जा रहे हैं, यहाँ वहाँ लड़के मर जा रहे हैं और उनका जीवन काल भी धीरे धीरे घटता जा रहा है। तो जो 10 साल जिया करते थे 7 साल जी रहे हैं, 8 साल जी रहे हैं, वैसे जैसे कि हम कभी 100 साल जिया करते थे बट अब 60 और 70 के आ गए हैं। तो उसी तरीके से प्रदूषण का असर सभी जीवों पर होता है। अगली परिभाषा देख लेते हैं, उस पर लिखा हुआ है जैव ऊतक संरक्षण यानी क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, पहले पे डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। जीवों के बीजों जैसे कि एग और स्पर्म को सुरक्षित रखने की तकनीक यानी टेक्नोलॉजी को ही क्रायो प्रिजर्वेशन कहा जाता है। जीव के बीज को -196 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान सुरक्षित रखा जाता है। ये टेम्परेचर याद रखिएगा। मैं बता दूं अब आपको कि कुछ जीव विलुप्त होते जा रहे हैं, उन जीवों को बचाने के लिए क्या किया जाता है कि उनके बीजों को सुरक्षित रखा जाता है। यदि नर है तो उसका स्पर्म यानी शुक्राणु और मादा है तो उसका एग यानी अंडाणु। इन बीजों को हम लोग एक टेक्नोलॉजी के तहत -196 डिग्री टेम्परेचर पर रखते हैं, जिससे कि वो बीज सुरक्षित रहता है। इसी टेक्नोलॉजी को हम क्रायोजेनेशन कहते हैं। अगला है, आपसे पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि बाघ परियोजना यानी कि टाइगर प्रोजेक्ट क्या है। तो आइए इसको समझ लेते हैं। यह परियोजना सन 1973 में बनाई गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में बचे हुए बाघों की सुरक्षा करना था। वर्तमान समय में भारत के कई राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों को सुरक्षित रखा गया है। इन उद्यानों को टाइगर रिजर्व पार्क के नाम से जाना जाता है। इस समय भारत के 17 राज्यों में लगभग 28 टाइगर रिजर्व पार्क बनाए गए हैं, जिनमें सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान यानी पश्चिम बंगाल में तथा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। चलिए समझ लेता हूँ इसको, आसान भाषाओं में बता दे रहा हूँ आपको, आसान शब्द में बता दे रहा हूँ कि बाघ जैसे जैसे धरती से ख़त्म होते जा रहे थे तो भारत पे भी ये समस्या आ गई। भारत के जंगलों में भी धीरे धीरे बाघ खत्म होने लगे। तो इन बाघों को बचाने के लिए हमारी सरकार ने सन 1973 में एक परियोजना बनाई। उस परियोजना का नाम रखा टाइगर प्रोजेक्ट। अब इस टाइगर प्रोजेक्ट का मेन काम क्या था कि भारत में जो बचे हुए शेर थे, जो बचे हुए बाघ थे, उनको बचाने का काम था इसका। उस समय जितने भी बाघ थे उन बाघों को राष्ट्रीय उद्यानों में यानी नेशनल पार्कों में सुरक्षित रखा गया और उन उद्यानों को जिनमें कि बाघों को रखा गया उन्हें टाइगर रिजर्व पार्क के नाम से बुलाया गया जाने लगा और तब से टाइगर रिजर्व पार्क हो गए। और इस समय भारत के 17 राज्यों में लगभग 28 टाइगर रिजर्व पार्क है, जिनमें से कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में और जिम राष्ट्रीय कॉर्बेट उद्यान उत्तराखंड में ये बाघ जो है पाए जाते हैं। इसके अलावा भी बाकी के 15 राष्ट्रीय उद्यान हैं। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है घड़ियाल परियोजना। घड़ियाल परियोजना क्या है? ऐसी परियोजना जो कि घड़ियालों को सुरक्षा देती है, उसे कहते हैं घड़ियाल परियोजना। यहाँ देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। यह परियोजना सन 1975 में बनाई गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में बचे हुए कुछ गिने चुने घड़ियालों की सुरक्षा करना था। इस परियोजना का शुभारंभ सबसे पहले उड़ीसा और बाद में उत्तर प्रदेश में किया गया था। इस परियोजना के कारण ही घड़ियालों की संख्या जो सन 1975 में मात्र 70 थी, आज बढ़कर 700 से ऊपर हो गई है। चलिए समझ लेते हैं इसे। घड़ियाल परियोजना वो परियोजना थी जिसमें से घड़ियालों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। यह 1973 में बनाया गया था
टाइगर प्रोजेक्ट उसके 2 साल बाद जो है महसूस किया गया कि घड़ियालों की संख्या भी भारत में बहुत तेज़ी से घट रही है। उस समय हालत ये थी कि मात्र 70 घड़ियाल बचे हुए थे पूरे देश भर में। तो भारत सरकार ने इसके प्रति एक परियोजना बना दी, घड़ियाल परियोजना। इस परियोजना के तहत जो है इन घड़ियालों को बचाया जाना था। सबसे पहले इस परियोजना को लागू किया गया उड़ीसा में, उसके कुछ दिनों बाद 1975 में उड़ीसा में हुआ, 1976 में इसको उत्तर प्रदेश में भी लागू किया गया और इन घड़ियालों को बचाया जाने लगा। और आज स्थिति ये है कि जब उस समय मात्र 1975 में मात्र 70 घड़ियाल बचे हुए थे, लेकिन आज ये फल फूल रही हैं इनकी पीढ़ियाँ और 700 से ऊपर हो गए हैं। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट में लिखा है कि जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र किसे कहते हैं, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व को तो अगर तोड़ें अगर आप शब्द को, तो बायो मतलब होगा जीव, स्फीयर मतलब होता है इलाका, यानी जीवों का इलाका, और रिजर्व मतलब होता है आरक्षित, यानी उन्हीं के लिए सुरक्षित हो। तो यहाँ परिभाषा जैसे शब्द से ही पता चलता है कि जीवों के लिए सुरक्षित इलाका जो हो उसी को बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। फिलहाल परिभाषा पढ़ लेते हैं। वह बड़ा क्षेत्र जो पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं के साथ ही साथ आसपास रह रहे मानव जातियों के भी संरक्षण का काम करता है, उस क्षेत्र को जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहा जाता है। प्रत्येक जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कई अभयारण्यों तथा राष्ट्रीय उद्यानों से मिलकर बना होता है। भारत में कुल 18 जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जिनमें से नीलगिरी सबसे पहला एवं पुराना जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। इसके अलावा नंदा देवी, पंचमढ़ी, अमरकंटक, शेषाचलम ईटीसी प्रमुख हैं। तो देखते हैं, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें कि पेड़ पौधों को तो सुरक्षित रखा ही जाता है। जैसे कि राष्ट्रीय है, मैं राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के बारे में पार्ट 1 में पढ़ा चुका हूँ। पार्ट 1 को देख लीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ पार्ट 1 को देखिएगा, जिससे ये दूसरा भाग आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो जो राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य होते हैं, कई अभ्यारण्यों और कई राष्ट्रीय उद्यानों को मिला करके बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जाता है, मतलब ये बहुत ही बड़ा इलाका होता है। राष्ट्रीय उद्यान में देखा था हमने कि वहाँ पे आपको पेड़ पौधों को और जंतुओं की सुरक्षा की जाती है, जबकि अभ्यारण्यों में क्या किया गया था कि अभ्यारण्य में जंतुओं की कुल सुरक्षा की जा रही थी, पौधों की नहीं। लेकिन यहाँ पे पेड़ पौधों की सुरक्षा की जाती है बायोस्फीयर रिजर्व में। इसके अलावा जो आसपास की जो मानव जातियाँ हैं उनकी सुरक्षा का भी ख्याल रखा जाता है, यानी ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। यदि कभी ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछने में से कौन सा सबसे बड़ा क्षेत्र है और ऑप्शन दे दे आपको अभ्यारण्य, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र और राष्ट्रीय पार्क, या इनमें से कोई नहीं, तो आप सीधे जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र पे टिक करेंगे। अब फिलहाल भारत में जो है 18 जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जिनमें से कि नीलगिरी सबसे पहला एवं पुराना जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। इसके अलावा भी नंदा देवी, पंचमढ़ी, अमरकंटक, शेषाचल से कुल 18 आरक्षित क्षेत्र हैं। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, पवित्र उपवन। पवित्र उपवन यानी होली फॉरेस्ट किसको कहते हैं? जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप जहाँ भी देवी के दर्शन करने जाएंगे तो अक्सर करके देखते हैं कि हिंदू धर्म में देवी के दर्शन जहाँ भी मंदिर होते हैं उसके आसपास जंगल होता है, और उस जंगल में जो जीव होते हैं उन जीवों की सरकार सुरक्षा करती है और पब्लिक भी इस बात का ध्यान रखती है कि उन जीवों को कोई नुकसान ना पहुँचे। तो जो मंदिर मस्जिद के आसपास यानी धार्मिक स्थलों के आसपास जो इलाका होता है, जंगली इलाका, उसी को हम लोग पवित्र उपवन कहते हैं। जैसा कि लाइन लिख रखा है मैंने, देख लीजिएगा इसको। धार्मिक स्थलों के आसपास पाए जाने वाले जंगल यानी कि वन को ही पवित्र उपवन कहा जाता है। इस पवित्र उपवन में रहने वाले जीव जंतु सुरक्षित रहते हैं और इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, इन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते, ये सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, अगला पेज देख लेते हैं। यहाँ मैंने लिख रखा है विश्व वन्य जीव कोष। विश्व वन्य जीव कोष यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, यानी शॉर्ट में इसको WWF कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि विश्व वन्य जीव कोष एक ऐसी संस्था होती है जो कि जीवों की दुनिया भर के जीवों की सुरक्षा करने का काम करती है, और इसके लिए वो पैसा इंतजाम करती है। विश्व भर के जितने भी देश हैं, 216-217 देश जितने भी हैं, उन सबसे चंदा इकट्ठा करती है और इन पैसों को जीवों की सुरक्षा में लगाती है। तो इस संस्था के बारे में जो बात मैंने लिख रखी है उसको देख लीजिएगा। जो विश्व संगठन यानी संस्था धरती पर मौजूद सभी जीवों की सुरक्षा के लिए दुनिया भर के देशों से धन इकट्ठा करने का काम करती है, उस संस्था को WWF कहा जाता है। इस संस्था की स्थापना 1961 में स्विट्जरलैंड में किया गया था। इसके
पहले अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो नीदरलैंड के राजकुमार बर्नहार्ड बने थे। और WWF जो है वो IUCN की सहायक संस्था है। अब IUCN से क्या है उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। विश्व संरक्षण संघ यानी कि वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, यानी शॉर्ट में कहेंगे इसको WCU। WCU भी एक ऐसी संस्था है जो कि जीवों के सुरक्षा के लिए काम करती है, दुनिया भर के जीवों की निगरानी करती है और देखती रहती है कौन से जीव फल फूल रहे हैं और कौन से जीवों पे खतरा मंडरा रहा है, यानी वो विलुप्त होने के कगार पे हैं। तो ऐसे जीवों की एक सूची बनाती है वो, और विश्व के सामने रखती है ताकि लोग इसको गंभीरता से लें और जीवों की सुरक्षा के बारे में सोचें। तो जो मैंने लिखा है इसको पढ़ लेते हैं। जो संस्था विश्व भर के सभी जीवों की निगरानी करती है तथा उनकी सुरक्षा के लिए काम करती है, उस संस्था को WCU कहा जाता है। इस संस्था की स्थापना सन 1963 में स्विट्जरलैंड में किया गया था। ध्यान रखिएगा, WWF जो था अभी ऊपर वाली संस्था जो थी उसका भी कार्यालय स्विट्जरलैंड में है, और WCU जो है इसका भी कार्यालय स्विट्जरलैंड में ही है। इसी WCU का ही छोटा सा ब्रांच है WWF जो ऊपर वाला है। ठीक है, अब इसका नाम अब चेंज कर दिया गया है। इस संस्था का नाम बदलकर अब IUCN या IUCNNR कर दिया गया है, जिसका पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संस्था यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचर रिसोर्सेस होते हैं। तो हम इस संस्था को WCU या IUCN या IUCNNR तीनों नाम से बुला सकते हैं। आगे देखते हैं, रेड डाटा बुक। ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, बार बार आता है, हर साल के पेपर में आता है, तो इस पे ध्यान रखिएगा। रेड डाटा बुक यानी कि RDB। रेड डाटा बुक क्या होता है, पहले मैं आपको समझा दूं कि रेड डाटा बुक एक विशेष प्रकार की किताब होती है जिसमें कि ऐसे जीवों को रखा जाता है जो कि धरती से विलुप्त होने वाले हैं, यानी खतरे के निशान पे चल रहे हैं वो। ये जब किताब दुनिया भर के वैज्ञानिक पढ़ते हैं, दुनिया भर के राष्ट्रीय अध्यक्ष पढ़ते हैं, तो इसके बारे में समझ पाते हैं कि कौन कौन से जीव विलुप्त होने के कगार पे हैं, तो उसके लिए सभी देश एक साथ आकर के सहायता करते हैं। तो और ये जो किताब है रेड डाटा बुक, इसको जो है आपका WCU यानी कि IUCN ही प्रकाशित करता है। इस किताब को सबसे पहले प्रकाशित किया गया था स्विट्जरलैंड में ही। तो चलिए पढ़ लेते हैं क्या लिखा रखा है मैंने इसमें। यह एक विशेष प्रकार की किताब होती है जिनमें उन जीवों की सूची बनाई जाती है जो धरती से विलुप्त होने वाले होते हैं। इस किताब को WCU संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इस रेड डाटा बुक को पहली बार सन 1963 में WCU यानी कि IUCN कार्यालय स्विट्जरलैंड से प्रकाशित किया गया था। ये WCU और IUCN क्या है, यही ऊपर वाली संस्था का ही नाम है। अभी देख लेते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला कहता है कि पौधों की अपेक्षा जंतुओं की अधिक विविधता का कारण। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि धरती पर लगभग 15 लाख प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जिनमें से कि पौधों की विविधता कम है, यानी पौधों की किस्म कम है, जबकि जंतुओं की बहुत अधिक किस्म है, यानी बायोडाइवर्सिटी जंतुओं की अधिक है। पौधों की बायोडाइवर्सिटी जहाँ 22% है, वहीं जंतुओं की बायोडाइवर्सिटी 72% है। क्यों है ऐसा? ऐसा क्या कारण है कि जंतु अधिक प्रकार के पाए गए हैं, पौधे कम प्रकार के? इसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बता दूं कि पौधे जो होते हैं वो चल फिर नहीं पाते। तो यदि कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो उन प्राकृतिक आपदाओं को उनको सामना करना ही पड़ता है। इस वजह से उस प्राकृतिक आपदाओं में वो मारे जाते हैं, यानी कि पौधों की बहुत ज़्यादा किस्म तैयार नहीं हो पाती, बहुत सी किस्म जो है नाश हो जाता है उनका। लेकिन जंतुओं के साथ ऐसा नहीं है। जंतु संवेदनशील होते हैं। जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, कोई भूकंप, कोई बाढ़, कोई तूफान, कुछ ऐसा आता है, तो वो उस इलाके से भाग जाते हैं और किसी और जगह जा कर के अपने आप की जान बचा लेते हैं। तो इस तरीके से जंतु अधिक फलते फूलते हैं पौधों की अपेक्षा। तब पौधे धरती पर बहुत अधिक संख्या में हैं, उसके बावजूद भी उनका बहुत अधिक प्रकार नहीं है, यानी बायोडाइवर्सिटी उनकी बहुत अधिक नहीं है, जबकि जंतुओं की संख्या कम है पौधों की अपेक्षा, बट इनकी बायोडाइवर्सिटी यानी कि इनका जो किस्म है, अलग अलग किस्म के जानवर अधिक हैं। यहाँ मैंने लिख रखा है, आप परिभाषा समझ सकते हैं कि पौधों में विविधता 22% तथा जंतुओं में 72% विविधता पाई जाती है।
यानी जंतुओं में पौधों से अधिक विविधता पाई जाती है, क्योंकि जंतु पौधों की अपेक्षा अधिक संवेदनशील होते हैं। विपरीत परिस्थितियों में ये एक जगह से दूसरी जगह जाकर अपनी जान बचा लेते हैं, किंतु पौधे स्थायी होते हैं, वे एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, जिसके कारण उन्हें विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और जिससे उनका नाश होता रहता है। यही कारण है कि इनकी किस्म जो है पौधों की वो उनसे कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय जीवों में अधिक विविधता का कारण। यहाँ पे दो क्षेत्र हैं धरती पर, एक है शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र और एक है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो मैं आपको आसान भाषा में बता दूं, आपको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहाँ पे कि बर्फ पड़ता रहता है, जहाँ ठंडा होता है, ठंडे इलाका, जैसे नैनीताल, मसूरी, शिमला, हिमालय वाला क्षेत्र जो हो गया वो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो गया, पहाड़ी क्षेत्र हो गया। जबकि उष्णकटिबंधीय जो मैदानी क्षेत्र होता है, जहाँ पे उमस होती है, बरसात होती है, सर्दी गर्मी बरसात सब होता रहता है। तो ये जो इलाके होते हैं उष्णकटिबंधीय इलाके यानी मैदान होता है, यहाँ पे जीव बहुत अधिक सुरक्षित रहते हैं। जबकि बर्फीला इलाका जो होता है, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो होता है, वहाँ पे हमेशा बर्फबारी हो रही होती है, हमेशा ठंड पड़ रही होती है, एक जैसा ही मौसम बना है, जिससे कि जीव वहाँ पे कम विकसित हो पाते हैं। अपनी सुरक्षा करने के चक्कर में वो मर जाते हैं, इसलिए वो इलाका ही छोड़ देते हैं। तो कई कारण हैं जो कि मैदानी क्षेत्रों में जीव बहुत अधिक प्रकार के पाए जाते हैं, बहुत अधिक प्रकार के, और जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में, हिमालयी क्षेत्रों में कम पाए जाते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से कारण हैं जिससे कि मैदानी क्षेत्रों के जीवों की विविधता अधिक पाई जाती है। रखा है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की अपेक्षा कम प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जिससे जीव सुरक्षित रहते हैं। समझ पा रहे हैं? मैदानी क्षेत्र जो है सुरक्षित होते हैं, यहाँ पे भूकंप, बाढ़ वगैरह बाकी सारी चीज़ें कम आती हैं, इसी वजह से ये जीव सुरक्षित रहते हैं। दूसरी पॉइंट में मैंने लिख रखा है, क्षेत्र में सूरज अधिक समय तक चमकता है, जिससे यहाँ की जीवों की ऊर्जा की कमी नहीं होती। मैदानी क्षेत्र में क्या होता है कि सूरज जो है काफ़ी देर तक पूरे दिन चमकता रहता है, जिससे कि प्रकाश संश्लेषण पौधे करते हैं और जीवों को खाने पीने की कोई भी कमी नहीं होती। यही कारण है कि यहाँ पे बहुत ढेर सारे प्रकार के जीव पाए जाते हैं मैदानी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों और बर्फीले क्षेत्रों की अपेक्षा। तीसरा पॉइंट है, इस क्षेत्र में कुछ महीनों में अलग अलग ऋतुएं यानी सर्दी, गर्मी, बरसात आती रहती हैं, जिससे मौसम के अनुसार अलग अलग जीव पनपते हैं। अब ये तीसरा पॉइंट है, इस पर ध्यान रखिएगा कि हमारे मैदानी इलाकों में सर्दी, गर्मी, बरसात, ये तीन अलग अलग 4-4 महीने पे मौसम आते जाते रहते हैं, जिससे कि इसी मौसम के अनुसार ही अलग अलग जीव फलते फूलते हैं। तो ये तीनों कारण हैं जिससे कि मैदानी क्षेत्र के जो जीव हैं उनमें ज़्यादा विविधता पाई जाती है बर्फीले इलाकों की अपेक्षा। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, सॉइल इरोजन यानी कि भू या भूमि या मृदा पर्दन। ये क्या होता है? इससे आप बचपन से सुनते आए हैं, मिट्टी का कटाव। जब भी बाढ़ से मिट्टी का कटाव हो या आंधी तूफानों की वजह से धूल उड़ जाए तो भी मिट्टी का कटाव हुआ, तो यहाँ पे यदि बाढ़ की पानी से यानी कि जल से या हवा के माध्यम से यदि मिट्टी का कटाव होता है तो उसे ही भूमि अपर्दन या भू अपर्दन यानी कि सॉइल इरोजन कहा जाता है। इससे क्या हो जाता है, अगर इस भूमि अपर्दन से बचना है, उस भूमि अपर्दन से नुकसान क्या होता है कि जो उपजाऊ परत होती है, धरती की परत काफ़ी मोटी है, लेकिन इस पे 1 से 1.5 मीटर ऊंचाई तक ही की गहराई तक ही जो मिट्टी पाई जाती उसी में उपज क्षमता है, बाकी सब बंजर है। तो अगर इस इलाके को पानी बहा ले जाए, ऊपरी परत अगर मिट्टी की बह जाए या ऊपरी परत धूल के रूप में आंधियों में उड़ के चली जाए तो फसल बहुत कमज़ोर होगी या होगी ही नहीं। तो यहाँ पे मैंने लाइन लिख रखी है, समझ लीजिएगा कि जल तथा हवा के जरिए मिट्टी के कटाव को ही भूमि अपर्दन कहा जाता है। इससे बचने के लिए एकमात्र प्राकृतिक उपाय वृक्षारोपण ही है। वृक्ष की जड़ें मिट्टी के भूमि कणों को बांध कर रखती हैं, जिससे जल मिट्टी को आसानी से नहीं बह पाता। जबकि वहीं दूसरी ओर वृक्ष हवा यानी कि आंधी की गति को भी धीमा करने का काम करता है, जिससे मिट्टी का ऊपरी उपजाऊ भाग धूल के रूप में उड़ नहीं पाता। समझ रहे हैं? जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ें मिट्टी को बहने से रोकती हैं, लेकिन पेड़ पौधे की जो शाखाएं होती हैं, जो पत्तियां होती हैं, अगर तेज हवा चल रही है तो उस हवा को भी धीमा करने का काम करते हैं, जिससे कि मिट्टी का ऊपरी परत धूल के रूप में उड़ के कहीं जा नहीं पाता। तो खैर आज के लिए इतना ही, और आपका जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 12 का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 11 वो आज
ख़त्म हो जाता है। अब मैं अगले चैप्टर को लेकर आऊँगा। और यदि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़े और आगे मैं आपको वीडियो इसी प्रकार का बना के देता रहूं। और यदि कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।